Okay, now it's recording. So we will start it again now. Okay, so the lecture today is regarding the self-etch approach. We've talked about the etch and rinse approach, and now we will be talking about self-etch approach in this lecture. So what is self-etch approach? Self-etch approach actually is smear layer modifying approach, or they are also called as smear layer modifying adhesives. What are smear layer modifying adhesives? In etch and rinse approach, we were talking about removing the smear layer so that we can have micromechanical retention. But after removing the smear layer, what used to happen is there is collapse of the dentinal tubules and there is post-operative sensitivity. To actually curtail that, they developed an approach which would not remove the smear layer and would cause less post-operative sensitivity. जाहिर सी बात है, if considering these are the tubules, ये अगर आपकी dentinal tubules हैं, ये आपकी dentinal tubules हैं, ठीक है, and ये सारा collagen fibrils हैं यहाँ पे, ये सारा collagen fibrils हैं, and considering this is dentinal tubules, and these dentinal tubules are filled with smear layer, these dentinal tubules are filled with smear layer, and if you actually keep the smear layer inside, the fluid, the dentinal fluid, the tubular fluid, which is inside the tubules would not be able to come, would not be able to gush, would not be able to create a post-operative sensitivity mechanism. That is called as a hypersensitivity theory or hydrodynamic theory. वो hydrodynamic theory जो है वो would not come into being if there would be smear plugged into the tubules. So today we will talk about the adhesives which will not remove the smear layer but which will penetrate the smear layer and which would actually create an ionic bond with the smear layer. ठीक है, जो भी कैल्शियम्स हैं, मिनरल्स हैं स्मेयर लेयर में उसके साथ बॉन्ड करेगा. ठीक है, और जिस तरह हमारा पैटर्न बन रहा था उसमें एच एंड रिंस एडहेसिव में हमारा जो पैटर्न बन रहा था वो ये पैटर्न था. ये माइक्रो मैकेनिकल एरिया डेंटिन के अंदर क्रिएट हो रहा था. इस माइक्रो मैकेनिकल एरिया में यहाँ पे प्राइमर जाता था, बॉन्डिंग एजेंट जाता था और फिर ऊपर कॉम्पोजिट आता था. तो ये पूरी एक हाइब्रिड लेयर बन जाती थी. ठीक है, हाइब्रिड लेयर बन जाती थी. ठीक है, इसको हम कह रहे थे माइक्रो मैकेनिकल. ठीक है, माइक्रो मैकेनिकली एडहेजन हो रही है. ठीक है, अब चूंकि स्मेयर लेयर निकल गई थी तो अंदर सारा प्राइमर भी चला गया था, बॉन्डिंग एजेंट चला गया था और पूरी एक लेयर बन गई थी. ठीक है, अब जिस चीज की हम बात करेंगे उसमें स्मेयर लेयर जो है वो मॉडिफाई हो रही है. लेट्स सपोज ये डेंटिन है. ठीक है, ये सारी डेंटिन है, आपने इस पे एच लगाया. ठीक है, एच लगाया. अब ये ट्यूब्यूल है. ऑब्वियसली पता है हम पुरानी बातें नहीं कर रहे हैं इस वक्त कि हमने बर्थ से प्रिपेयर किया है, तो उसके अंदर लूजली अटैच्ड डेंटिन का बुरादा है जिसको हम स्मेयर कहते हैं. ठीक है, अब ये स्मेयर लेयर अंदर पड़ी हुई है, ये स्मेयर लेयर अंदर पड़ी हुई है ट्यूब्यूल्स के अंदर. ठीक है, और उसने एक तरह से स्मेयर लेयर ने जो फ्लूइड है उसको ऊपर आने से रोक रही है, वो फ्लूइड को ऊपर आने से रोक रही है. ठीक है, अब जो हमारे सेल्फ एच अप्रोच है वो क्या करेगा कि इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा. क्या चीज पेनिट्रेट करेगी? सेल्फ एच अप्रोच इज बेस्ड ऑन अ सेल्फ एच प्राइमर. वो सेल्फ एच प्राइमर एक खास एसिडिटी लेकर आता है. फॉस्फोरिक एसिड की एसिडिटी होती है, ये भी एक खास एसिडिटी लेकर आता है. ये इसको पेनिट्रेट करेगा और इसी के अंदर ये जो स्मेयर है इसी से जाकर बॉन्ड हो जाएगा. तो होल लेक्चर वुड बी considering how this is bonding to the smear layer. ठीक है, और इसके क्या फायदे होते हैं इसके. ठीक है, तो उसमें जिस तरह अगर मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करूं कि ये वाला एरिया हम एच एंड रिंस अप्रोच के लिए रख देते हैं और ये वाला सेल्फ एच के लिए रख देते हैं, सेल्फ एच और ये एच एंड रिंस, तो उसमें क्या हो रहा था कि स्मेयर लेयर को रिमूव कर दिया, फ्लूइड ऊपर गश कर सकता है. ठीक है, फ्लूइड ऊपर आ सकता है और यहाँ पे हाइब्रिड लेयर तैयार हो रही है. ठीक है, अब यहाँ पे स्मेयर लेयर निकला हुआ है, यहाँ पे स्मेयर लेयर मौजूद है, इसमें माइक्रो मैकेनिकल बॉन्ड बन रहा है, माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन हो रही है, इसमें माइक्रो मैकेनिकल भी हो रही है क्योंकि सेल्फ एचिंग एडहेसिव्स की एक
सेल्फ एचिंग एडहेसिव्स जो हैं, सेल्फ एचिंग प्राइमर जिसमें कंपोनेंट होता है, सेल्फ एचिंग प्राइमर में भी थोड़ा एचेंट होता है जिसकी एसिडिटी वेरी करती है, तो वो भी अंदर पेनिट्रेट जरूर करेगा, वो पेनिट्रेट स्मेयर लेयर के अंदर जरूर करेगा, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं करेगा जितना डेप्थ में पूरी ट्यूब को खाली कर दिया है इसने, उतना डेप्थ में पेनिट्रेट नहीं करेगा। और वो पेनिट्रेट करने के बाद जो इर्द गिर्द की स्मेयर लेयर है, क्योंकि उसके अंदर एक सेल्फ एचिंग प्राइमर के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, एक फंक्शनल मोनोमर होता है जिसको 10 MDP 4 मेटा या फिनाइल पी कहलाता है। उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि जो स्मेयर मौजूद है जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनी हुई है उसके साथ जाके बॉन्ड कर जाए, ठीक है। तो ये माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन भी कर रहा है और कौन सी रिटेंशन कर रहा है, माइक्रो मैकेनिकल एंड आयनिक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, या आप कह रहे हैं कि इसके साथ बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सेल्फ एच अप्रोच क्या है, इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ यूजर फ्रेंडलीनेस एंड टेक्निक सेंसिटिविटी। तो हमने जैसे पहले बात की थी कि एच एंड रेंस अप्रोच से क्यों सेल्फ एच अप्रोच की तरफ आया गया, बिकॉज दे वांटेड समथिंग फॉर द जनरल डेंटिस्ट, दे डोंट वांट कि only specific people do composites, ठीक है, they want everyone to do composites. For that they have to reduce the technique sensitivity, they have to reduce the steps. एच एंड रिंस अप्रोच में पहले आपने एच एंड लगा रहे हैं, एच को फिर रिंस कर रहे हैं, कितनी देर रिंस करना है, फिर रिंस करने के बाद प्राइमर लगाना है, प्राइमर को कितनी देर लगाना है, किस तरह लगाना है, प्राइमर को कितना एयर ड्राई करना है, एयर ड्राई करने के बाद बॉन्डिंग एजेंट को कितनी देर के लिए अप्लाई करना है, किस तरह एजिटेट करना है, कौन से ब्रश से अप्लाई करना है, किस ब्रश से उसको फिर ब्रिस्टल ब्रश से उसको जो है वो प्लेन डाउन करना है ताकि वो इक्वली फैल जाए, कहीं कूलिंग ना हो उसकी। These all things were increasing the sensitivity, कितनी देर बॉन्ड करना है, these all were increasing technique sensitivity. They wanted something for the general dentist जो कि इतना ज्यादा टेक्निकली नहीं फॉलो कर सकता, तो they brought these things, self edge approach in the market so that it is easy for people and there is less steps. तो क्या कर रहा है ये, टेक्निक सेंसिटिविटी को कम कर रहा है, यूजर फ्रेंडलीनेस बढ़ा रहा है। Little is known, however, about the long-term effect of incorporating dissolved hydroxyapatite crystals. See, they have used a word, dissolved hydroxyapatite crystals, and residual smear layer remnants within the bonding resin, or the effects of residual primer adhesive solvent within the interfacial structure. ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने स्मेयर है वो डिसॉल्व्ड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल से बनी हुई है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब तक इतनी रिसर्च नहीं हुई है, अब तक ये बहुत ही कोई एक गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं हो गया है सेल्फ एच अप्रोच, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं बन गया है इनका सेल्फ एच अप्रोच के वो करेंगे ही तो बेहतरीन बॉन्ड होगा। गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन जिसमें एच एंड रिंस अप्रोच में, जिसमें एच करने के बाद उसको प्राइम करते हैं, प्राइम करने के बाद उसको बॉन्ड करते हैं, 3 स्टेप एच एंड रिंस, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी वही है, लेकिन अभी इतना ज्यादा नहीं पता चला कि कितना फायदा है स्मेयर लेयर को बचाने का, स्मेयर लेयर में कितनी पेनिट्रेशन करने का, और जो आप सेल्फ एचिंग प्राइमर यूज कर रहे हैं उसके अंदर सॉल्वेंट्स हैं, तो उसका अब तक इतना ज्यादा रिसर्च इसको साबित नहीं कर सकती है, प्रूफ नहीं कर सकती है कि स्टिल इट्स द बेस्ट थिंग, ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है सेल्फ एच अप्रोच में, आप ये बार बार पढ़ेंगे। सेल्फ एच अप्रोच में एक होता है सेल्फ एचिंग प्राइमर, ठीक है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लेके चलते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। सेल्फ एचिंग अप्रोच है, ठीक है। सेल्फ एचिंग अप्रोच में एक चीज होती है सेल्फ एचिंग प्राइमर, ठीक है। सेल्फ एचिंग प्राइमर में 2 चीजें होती हैं, एचेंट भी होता है इसके अंदर और प्राइमर भी होता है। हम सबको पता है कि एचेंट का क्या काम होता है, एचेंट डिसॉल्व करता है स्मेयर लेयर को, ठीक है, और एचेंट जो है वो क्लीन करता है एरिया को, ठीक है, प्रोवाइड करता है एक ऐसी सरफेस माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन के लिए। प्राइमर का काम भी हमें पता है, प्राइमर का काम होता है कि प्राइमर हाइड्रोफिलिक एरिया को हाइड्रोफोबिक बना देता है, ठीक है, और प्राइमर जो है वो एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देता है जहां पे
कॉम्पोजिट जाकर लग रहा होता है। लिटिल मीन्स आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ फंक्शंस ऑफ प्राइमर, सिर्फ और सिर्फ दो बात। तो एक चीज है सेल्फ एचिंग प्राइमर। सेल्फ एच अप्रोच में जो सेल्फ एच प्राइमर होता है उसका काम होता है कि वो एच भी करे और प्राइम भी करे, दोनों काम एक साथ करे, ठीक है। सेल्फ एचिंग प्राइमर का ये जो सेल्फ एचिंग प्राइमर है ये एचेंट और प्राइमर से बना होता है। जैसे हमने पहले प्राइमर के बारे में पढ़ा है कि प्राइमर के लिए हमारे पास सॉल्वेंट जरूरी होते हैं, इसी तरह इस प्राइमर में भी डिफरेंट सॉल्वेंट्स होते हैं। सॉल्वेंट्स में जो सबसे ज्यादा सॉल्वेंट पाया जाता है सेल्फ एचिंग प्राइमर्स में वो होता है वाटर, ठीक है। तो मसला सारा इन सेल्फ एच अप्रोच का ये होता है कि they are very hydrophilic, they have a lot of water in them। तो सबसे बड़ा इशू जो आगे तक आप सेल्फ एच अप्रोच में पढ़ते रहेंगे वो ये है कि they have a lot of water, and when they have a lot of water there are many chances कि क्योंकि हमारे पता है हमें सारा रेजन जो बेस्ड है it's a hydrophobic material, composite is a hydrophobic material। if you are applying a self etching primer with a big hydrophilic content, you have to have something ताकि आप वो चीज हाइड्रोफोबिक हो जाए। अब या तो प्राइमर आपका इतना अच्छा हो कि वो उस सारे वाटर को कॉम्पनसेट कर दे और एक हाइड्रोफोबिक लेयर बना दे, ठीक है, या अदर रीजन हो सकते हैं, हमें आगे लेक्चर में पता चलेगा। सो रेजिडुअल सॉल्वेंट, मसला सारा क्या है, जो रेजिडुअल सॉल्वेंट रह जाता है, जिसमें प्राइमर में रेजिडुअल सॉल्वेंट में वाटर भी हो सकता है, एसीटोन भी हो सकता है, ज्यादातर वाटर होता है, वीकन्स द बॉन्ड इंटेग्रिटी, provides channels for nano leakage and may affect polymerization of the infiltrated monomers, ठीक है। अब ये बात जो है ये पूरे लेक्चर में आगे चलेगी, इन्होंने बहुत ही जो है ना वो मोटे अल्फाजों में किताब में बात बता दी है। इन शॉर्ट सेल्फ एचिंग प्राइमर के अंदर हाइड्रोफिलिक कंटेंट होता है जो कि सॉल्वेंट्स होते हैं, और वो सॉल्वेंट्स पॉलीमराइज होने से रोकते रहते हैं, वो पॉलीमराइज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उन एरियाज में कॉम्पोजिट सही तरह से अडहेर नहीं होता। लिटिल मीनिंग में ये बात समझ में, ठीक है। अच्छा, हमने बात की सेल्फ एचिंग प्राइमर की। सेल्फ एचिंग प्राइमर क्या है, एसिडिक फंक्शनल मोनोमर है, ठीक है। द रिजल्टेंट इंटरफेशियल स्ट्रक्चर बिकम मोर हाइड्रोफिलिक एंड दस मोर प्रोन टू हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन, ठीक है। चूंकि हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन का वर्ड बार बार आएगा तो मैंने कहा मैं शुरू में ही हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन को समझा दूं, ठीक है। अब थोड़ी सी डायग्राम बना लेते हैं। सेल्फ एच अप्रोच की बात कर रहे हैं हम, इसमें हमने ट्यूब्यूल बना दी डेंटीन की, ठीक है। डेंटीन की ट्यूब्यूल के अंदर ये सारा स्मेयर है, ठीक है, ये सारा स्मेयर है, ठीक है। स्मेयर को सेल्फ एचिंग प्राइमर डालने के बाद स्मेयर में माइक्रो मैकेनिकल चेंजेस आएंगी, ठीक है, और जो हमने सेल्फ एचिंग प्राइमर डाला है वो कोशिश करेगा कि अंदर इसके पेनिट्रेट करे, एक डेप्थ तक चला जाए, ठीक है। लेकिन इस अच्छा ये साइड पे कोलेजन फिब्रिल, ठीक है। हमारा बेसिक चैलेंज ये है कि हमें इस एरिया को इस तरह बनाना है कि जब इसके ऊपर कॉम्पोजिट आए ऊपर तो ये एरिया पूरा हाइड्रोफोबिक हो, ताकि जो कॉम्पोजिट लगे वो हाइड्रोफोबिक एरिया से लगे। तो सेल्फ एचिंग प्राइमर क्या करेगा, अंदर जाके माइक्रो मैकेनिकली एक ऐसा एरिया क्रिएट करेगा, ठीक है, जहां पे आपका बॉन्डिंग एजेंट आ सकता हो, बॉन्डिंग एजेंट वहां पे आके बॉन्ड बना सकता हो और एक अच्छी सी हाइब्रिड लेयर, ठीक है। अब मसला क्या है कि यहाँ पे इसमें अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं, इसी पिक्चर को, एक छोटी सी पिक्चर को लेकर मैग्नीफाई करूं, तो इस एरिया में ये लेट्स सपोज ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल के अंदर ये जो स्मेयर है, ये लेट्स सपोज स्मेयर है, ठीक है। ये माइक्रो समझें आपके एक ऐसा एरिया बना दिया है एजेंट ने, और ये सारी स्मेयर है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब यहाँ पे सेल्फ एचिंग प्राइमर जाता है तो एक हेवी क्वांटिटी, लेट्स सपोज अगर इसको मैं इतनी क्वांटिटी इस एरिया की इज वाटर, आप लोगों को समझ में आ रही है ये बात? ये मैंने डायग्राम बनाई है ट्यूब्यूल की, इसके ऊपर हमने डाला सेल्फ एचिंग प्राइमर, ये सारा इर्द गिर्द स्मेयर है, ठीक है। ये माइक्रो एच पैटर्न बन गया है अंदर सेल्फ एचिंग प्राइमर की वजह से, ठीक है। ये अभी भी स्मेयर पड़ी हुई है। सेल्फ एचिंग प्राइमर का क्या काम है कि माइक्रो मैकेनिकल भी एरिया बना दे, और यहाँ पे जो स्मेयर लेयर पड़ी हुई है इससे सेल्फ एचिंग प्राइमर का जो फंक्शनल मोनोमर है वो भी बॉन्ड हो जाए,
लेकिन मसला क्या होता है कि सेल्फ एचिंग प्राइमर में सॉल्वेंट जो है वाटर है और भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं। सेल्फ एचिंग प्राइमर में सॉल्वेंट वाटर है और भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं। अब ये सॉल्वेंट्स यहाँ पे पूल अप हो गए हैं नीचे। ये H2O जो मैंने बनाया है वाटर, ये समझें ट्यूब्यूल के अंदर नीचे पूल्ड अप है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मसला यही है कि वाटर अंदर पूल्ड अप रह रहा है, तो एक डेप्थ में नीचे वाली लेयर में वाटर पड़ा हुआ है जो कि बाहर नहीं आ सका। हाइड्रोफिलिक जोन है, आपने सब चीजें बना दी, आपने एक हाइड्रोफोबिक जोन छोटी क्रिएट कर दी। अब इसको लिटिल मीनिंग में समझें कि आपने एक हाइड्रोफोबिक कोटिंग भी हाइड्रोफोबिक लेयर भी क्रिएट की हुई है जहां पे आकर रेजन पहले बॉन्डिंग एजेंट लगेगा फिर कॉम्पोजिट लगेगा, लेकिन उसी जगह पे एक ऐसा एरिया है जहां थोड़ा सा वाटर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो वाटर शायद शुरू में तो फर्क ना दे, शुरू में तो बॉन्ड को डिग्रेड ना करे, शुरू में तो बॉन्ड सही बन जाए, इमीडिएट स्ट्रेंथ तो बॉन्ड की सही हो जाए, लेकिन जो ये नीचे वाटर पड़ा हुआ है वो वक्त के साथ साथ कोलेजन फिब्रिल्स में और इस बॉन्ड को वक्त के साथ साथ खराब करता रहे। शुरू में शायद कम खराब करे, लेकिन जैसे जैसे एज होती रहे, एजिंग फिनोमेना आता रहे, ऐसे ऐसे खराब करे, ठीक है। तो हम इस वाटर की बात करेंगे कि ये वाटर किस तरह खराब कर रहा है। दोबारा पढ़ लेते हैं लाइन। ड्यूज टू एसिडिक फंक्शनल मोनोमर एंड रेजिस्ट and resultant interfacial structure becomes more hydrophilic and thus prone to hydrolytic degradation, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक एरिया बन गया है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोफोबिक एरिया बन गया है, कॉम्पोजिट आकर अटैच हो सकता है, रिटेन हो सकता है, और यहाँ पे सेल्फ एचिंग प्राइमर ने स्मीयर लेयर के साथ इनहेरेंटली बॉन्ड भी बना लिया, आयनिक बॉन्ड भी बना लिया, लेकिन नीचे थोड़ा सा वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाटर बाहर नहीं निकला है। इस वाटर का मसला ये है कि ये हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन करेगा, किसकी? जो रेजिन के साथ बॉन्ड बना है उसकी। अब हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन होती क्या है? हाइड्रोलाइसिस इज प्राइमरी मींस ऑफ रेजिन डिग्रेडेशन विद इन द हाइब्रिड लेयर। रेजिन को डिग्रेड कर रहा है हाइब्रिड लेयर के अंदर। दिस केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ डिस्ट्रप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन पॉलीमर्स व्हेन वाटर इज एडेड टू ईस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है हाइड्रोक्सी एपेटाइट स्मेयर लेयर का विद द फंक्शनल मोनोमर, उसको डिग्रेड करेगा ये वाटर, ठीक है। उसकी वजह से लॉस ऑफ रेजन मास हो जाएगा और रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड स्ट्रेंथ क्रिएटेड बाय डेंटिनल एडेसिव्स। तो जब भी याद रखें, जब भी इन सेल्फ एच एडेसिव्स की बात होगी ना, तो ये बोलेंगे लॉन्ग टर्म बॉन्ड स्ट्रेंथ में मसला है। इसका मतलब ये है कि हम पहले से बात करते हुए आ रहे हैं, जब हमने प्राइमर की बात की थी, कि प्राइमर का काम होता है कि सारे जो एसीटोन बेस्ड प्राइमर्स एच एंड रिंस अप्रोच में था, वो सारा अंदर जो ट्यूब्यूल के अंदर और डेंटिन के अंदर फ्लूइड है, उसको प्राइमर का काम है कि जो वाटर अंदर जो हमने मॉइस्ट डेंटिन रखी हुई है, उस सारे वाटर को रिप्लेस करके प्राइमर अंदर उस कोलेजन फिब्रिल्स को जाके कोट कर ले, ठीक है। पूरी एक ऐसी कोटिंग बना ले, डिस्प्लेस कर दे, एसीटोन का आपका चेजिंग फिनोमेना हो, चेज करे जाकर वाटर को, वाटर चेजिंग कैपेसिटी हो उसकी, ठीक है। हमने प्राइमर के बारे में अब तक ये सारी बातें की हैं। अब जो सेल्फ एचिंग प्राइमर है, ये सेल्फ एचिंग प्राइमर कितना चेज करेगा? जब आपके सेल्फ एचिंग प्राइमर के अंदर आपने 10 MDP एक मॉलिक्यूल डाल दिया जिसका काम है कि वो हाइड्रोफिलिक को हाइड्रोफोबिक बना रहा है और जो है वो आयनिक बॉन्ड भी क्रिएट कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है विद द स्मेयर लेयर, लेकिन मसला सारा ये है उसमें बहुत ज्यादा वाटर है, इनहेरेंटली इतना ज्यादा वाटर है, तो वाटर वो काम तो कर जाता है अपना, एक एरिया तो बना देता है, लेकिन फिर भी रेजिडुअल वाटर रह जाता है। वो रेजिडुअल वाटर हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन करता है, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड्स को डिस्टर्ब करती है ये, और रेजन मास को कम करती है वक्त के साथ साथ, ठीक है। और हमें पता ही है, हमने पहले बात की है कि कॉम्पोजिट्स का मसला क्या होता है, रेजिन का मसला क्या होता है, कि वाटर उनके अंदर पेनिट्रेट करता है तो फूल जाता है, तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन करती है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रेजन, और इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रेजन को डिक्रीज कर देती है। मतलब जो कॉम्पोजिट अंदर से फूलेगा तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो वो प्लास्टिसाइज हो जाएगा, तो जिस काम के लिए वो अंदर मौजूद है डेंटिन में, वो काम नहीं कर सकेगा वो, ठीक है। तो दिस इज प्राइमरीली हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन, जो कि मैंने आपको पहले समझा दी है, ये चैप्टर के एंड में लिखी हुई है, लेकिन चूंकि बार बार हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन आता रहेगा, तो मैंने कहा ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि, और ये एजिंग फिनोमेना होता है, फौरन नहीं हो रहा, फौरन एक हद तक माइक्रो मैकेनिकल पैटर्न बन रहा है और उस पर बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन कुछ अरसे बाद
10 महीने बाद, 12 महीने बाद ये वाटर रेजिन में जो बॉन्ड बना हुआ है डेंटीन के साथ, स्मेल डेयर के साथ, उसको वक्त के साथ साथ डिग्रेड करता है। किस तरह डिग्रेड करता है? उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो फूल जाती है, वाटर सॉर्प्शन हो जाती है, वो फूलेगी, उसकी वो प्लास्टिसाइज होगी और आहिस्ते आहिस्ते डीबॉन्ड होना शुरू होगी या लीकेज शुरू हो जाएगी उसके अंदर, या नैनो लीकेज शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये हमने सारी बात जो है वो कर ली। मे बी द मीटिंग एंड, सो वी विल स्टार्ट द मीटिंग अगेन। ठीक है। अच्छा, अ सेल्फ एच अप्रोच इन्वॉल्व्स 2 और 1 स्टेप एप्लीकेशन। ये बात मैंने आपको बताई नहीं थी, अब दोबारा हम ये बात कर लेते हैं सेल्फ एच अप्रोच में क्या होता है। ठीक है। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क। ठीक है। सेल्फ एच अप्रोच में 2 तरह से होती है सेल्फ एच अप्रोच। ठीक है। एक होती है 2 स्टेप और एक होती है 1 स्टेप। 2 स्टेप में क्या होता है? एक बॉटल होती है, सेल्फ एचिंग प्राइमर की। ठीक है। और एक बॉटल होती है बॉन्ड की। ठीक है। 1 स्टेप में क्या होता है? एक ही बॉटल है जिसके अंदर सेल्फ एचिंग प्राइमर भी है और बॉन्ड भी है। ठीक है। हम एक एक कर दोनों की बातें करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी बेसिक आइडिया समझ लें कि सेल्फ एच अप्रोच में जो पहले हमने एच एंड रिंस अप्रोच की बात की, तो एच एंड रिंस अप्रोच में हमने बात की थी प्राइमर की, हमने बात की थी बॉन्डिंग एजेंट की, और हम स्टार्ट करते थे एच एंड से। तो ये जो सेल्फ एच अप्रोच है, इसमें एक ही चीज में, एक ही बॉटल में एच एंड भी है, प्राइमर भी है, एच एंड भी है, प्राइमर भी है। ठीक है। और दूसरी बॉटल में जो 2 स्टेप में बॉन्ड अलग से है, और 1 स्टेप सेल्फ एचिंग एडेसिव्स जिनको 7 जेन और 8 जनरेशन भी कहा जाता है, और इनको 6 जनरेशन कहा जाता है। 6 जनरेशन और 7 एंड 8 जनरेशन। 6 जनरेशन को 2 स्टेप भी कहा जाता है, उसके अंदर सेल्फ एचिंग प्राइमर के साथ अलग से एक बॉन्ड भी होता है। दिस इज 2 स्टेप एंड दिस इज 1 स्टेप। सेल्फ एचिंग प्राइमर में एचेंट भी मौजूद है, प्राइमर भी मौजूद है। ठीक है। इफ यू आर applying it on dentine, you don't need separate etching of the dentine. ठीक है। This has the capability to etch and prime, मतलब etch भी करेगा और एक हाइड्रोफिलिक एरिया को हाइड्रोफोबिक भी बनाएगा। लेकिन मसला सारा अगेन ये आता है कि ये सेल्फ एचिंग प्राइमर में हाइड्रोफिलिक कंटेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। क्यों सॉल्वेंट ज्यादा है? भाई इसके अंदर एचेंट है ना, एचेंट को भी तो न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके अंदर प्राइमर के साथ सॉल्वेंट डालेंगे तो न्यूट्रलाइज होगा ना। जब सेल्फ एचिंग में अगर हम सॉल्वेंट्स नहीं डालेंगे तो एच भी करेगा, अब उसको डिसॉल्व करना है अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट को डेंटीन के अंदर, तो उसके लिए हमें वाटर चाहिए होगा। ठीक है। तो इसीलिए इसके साथ ये हाइड्रोफिलिक कंटेंट इनका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और जो इनका सेल्फ एचिंग प्राइमर में बार बार किताब में आएगा, फंक्शनल मोनोमर होता है, फंक्शनल मोनोमर होता है। वो फंक्शनल मोनोमर ऐसा मोनोमर होता है जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप या कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है। हमने फॉस्फोरिक एसिड की बात की थी, तो जाहिर सी बात है प्राइमर, फॉस्फोरिक एसिड की बात की थी एच एंड रिंस में, नॉर्मल एच एंड जो यूज करते हैं उसमें फॉस्फोरिक एसिड होगा। जाहिर सी बात है प्राइमर के साथ एक फंक्शनल ग्रुप जब कोई एसिड का नहीं लगा हुआ होगा तो वो एच कैसे करेगा? तो इट हैज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। विच कुड बी कार्बोऑक्सिलिक एसिड और फॉस्फेट एसिड। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द एचिंग। अच्छा, अब सेल्फ एचिंग, अब अभी हम 2 स्टेप और 1 स्टेप को अलग से पढ़ेंगे, अभी हम बात करें सिर्फ सेल्फ एचिंग प्राइमर की। अब जब सेल्फ एचिंग प्राइमर की बात करते हैं ना, तो सेल्फ एचिंग प्राइमर को कैरेक्टराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एसिडिटी। जिस तरह हमने एक बात कर ली थी पहले फॉस्फोरिक एसिड के बारे में, कि फॉस्फोरिक एसिड में 37% फॉस्फोरिक एसिड होता है, परसेंटेज अमाउंट होती है। अब जब सेल्फ एचिंग प्राइमर की बात करेंगे तो सेल्फ एचिंग प्राइमर में आएगा या ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, या इंटरमीडिएटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, या माइल्ड होते हैं। ठीक है। 3 होगा, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड और इंटरमीडिएट। ठीक है। 3 तरह के होते हैं। ठीक है। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ?
Any questions up till now? No sir. Okay, perfect. ठीक है. अच्छा, अब जब हम बात करेंगे सेल्फ एच एडहेसिव्स की, अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एचिंग प्राइमर की. सेल्फ एचिंग प्राइमर की. अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सेल्फ एचिंग प्राइमर सेल्फ एच अप्रोच का प्राइमर है. और इस सेल्फ एचिंग प्राइमर की खास बात यह है कि इसके अंदर एचेंट भी मौजूद होता है और इसके अंदर प्राइमर भी मौजूद होता है. अब एचेंट मौजूद होने की वजह से इनको कैरेक्टराइज कर दिया. चूंकि हमारे पास सबस्ट्रेट दो तरह के हैं, इनेमल भी सबस्ट्रेट है, डेंटीन भी सबस्ट्रेट है, तो इन्होंने इसको कैरेक्टराइज कर दिया Just hold on, I cannot see myself. हाँ ठीक है. तो इन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया. चूंकि एचेंट की पावर चाहिए, एच इनेमल को भी करना है, उसको डेंटीन को भी एच करना है. इनेमल अलग सबस्ट्रेट है, डेंटीन अलग सबस्ट्रेट है. तो इसी को कंसिडर करते हुए इन्होंने इसको तीन जोन्स में डिवाइड किया. एक को कह दिया स्ट्रॉन्ग है, एक को कह दिया माइल्ड है, और एक को कह दिया इंटरमीडिएट है. ठीक है. अब स्ट्रॉन्ग माइल्ड इंटरमीडिएट क्या काम करेगा? एचेंट तो एचेंट है भाई. स्ट्रॉन्ग एचेंट का फंक्शन ये होगा कि जब भी ये डेंटीन पे लगेगा तो ज्यादा एरिया में स्मेयर लेयर को रिमूव करेगा ये, या स्मेयर लेयर को मॉडिफाई करेगा ज्यादा एरिया में. माइल्ड लगेगा तो कम एरिया में करेगा, इंटरमीडिएट लगेगा तो दोनों के दरमियानी एरिया में डेंटीन के अंदर पेनिट्रेट करेगा. स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया भाई, और इंटरमीडिएट क्यों बनाया, और माइल्ड क्यों बनाया? भाई इनेमल भी तो एक हाईली मिनरलाइज स्ट्रक्चर है, तो इनेमल कोई इनको सिंप्लीफाई करना था, तो ये चाहते थे कि कोई ऐसी एक ही चीज हो जो कि एचेंट अलग से यूज ही ना करना पड़े, कि वो एक ही चीज हो जो इनेमल को भी कर दे और डेंटीन को भी कर दे. तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया पहले. लेकिन स्ट्रॉन्ग का मसला क्या हुआ कि भाई स्ट्रॉन्ग का मसला ये हुआ कि वो इतना अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता था डेंटीन को, इतना नीचे तक पेनिट्रेट कर जाता था कि उतना नीचे तक बॉन्डिंग रीजन नहीं जाता था, बॉन्डिंग एजेंट नहीं जाता था. और वो एच एंड रिंस वाला ही काम कर रहा था. मतलब वो एचेंट को अंदर से एच जब कर रहे थे तो वो एच एंड रिंस की तरह ही अप्रोच कर रहा था, बहुत अग्रेसिवली डेंटीन को एच कर रहा था. ठीक है. पीएच कितनी थी इसकी? हाँ, स्ट्रॉन्ग सेल्फ एच एडेसिव्स की पीएच कितनी है? 1 है या लेस देन 1 है. ठीक है. डीप डीमिनरलाइजेशन कर रहा है, जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है. अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें, अगर ये स्ट्रॉन्ग है और ये अगेन हम डेंटीन बना रहे हैं, ये ट्यूब्यूल है और ये सारा स्मेयर है, तो ये इतना अंदर तक जा रहा है, इतना अंदर जाकर पेनिट्रेट कर रहा है, डीप डीमिनरलाइजेशन कर रहा है. अब भाई जितनी डीप डीमिनरलाइजेशन होगी उतना ही डीप हाइब्रिड लेयर बनेगी. जितनी डीप हाइब्रिड लेयर बनेगी, अब इतना डीप अगर बन रहा है तो उतनी ज्यादा पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी, क्योंकि आपने नीचे तक मतलब एक आप कह रहे हैं स्मेयर लेयर को मॉडिफाई कर दें, ठीक है, और फिर आप कह रहे हैं कि स्मेयर लेयर को मॉडिफाई, और इतना स्मेयर लेयर को मॉडिफाई कर दें कि भाई सारी स्मेयर लेयर इधर उधर हो गई, इतना डीप बन गया बॉन्ड, इतना डीप आपने बॉन्ड बना लिया. जितना डीप बॉन्ड होगा उतना ज्यादा कॉम्पोजिट को मसाइल होंगे. ठीक है. अच्छा जी, इनेमल में क्या हुआ? इनेमल में फायदा हुआ. Resulting acid etch pattern resembles that of phosphoric acid treatment using an etch and rinse approach. That's it. Enamel के लिए बेहतर है. Enamel को तो जितना ज्यादा etch करोगे उतना ज्यादा बेहतर है. जब भी हम पहले बोलते हैं कि enamel को etch करने के बाद बड़े जोर से आप एयर मारें ताकि फ्रॉस्टी व्हाइट नजर आए वो. ठीक है. डेंटीन का क्या है? डेंटीन में कोलेजन इज एक्सपोज एंड नियरली हाइड्रोक्सी एप्टाइटेड डिसॉल्व्ड.
अब स्मेयर लेयर को मॉडिफाई हम कर रहे थे ताकि हाइड्रोक्सी एपेटाइट बच जाए और हाइड्रोक्सी एपेटाइट से फंक्शनल मोनोमर बॉन्ड कर ले। अब जब सारा हाइड्रोक्सी एपेटाइट डिसॉल्व हो गया इस मोनोमर की इतने स्ट्रॉन्ग मोनोमर की वजह से, अब वो सारा हाइड्रोक्सी एपेटाइट डिसॉल्व हो गया, अब वो वैसे ही वो कोलैप्स कर गया, तो किस तरह बॉन्ड करेगा फंक्शनल मोनोमर? अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल्फ